आज की ये जो वीडियो है ये है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर वाई डू वी फॉल इल। जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। नाम से समझ आता है कि भाई हम बीमार क्यों होते हैं। वाई डू वी फॉल इल मतलब हम बीमार क्यों होते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो जनरली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अगर कोई भी डिज़ीज़ हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई डिज़ीज़ ही हो जाती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, तो वही सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। देखिए, जनरली अगर मैं किसी भी ह्यूमन बॉडी की बात करती हूँ या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात की जाती है तो बॉडी रिजेंबल करती है, ह्यूमन बॉडी बिल्कुल रिजेंबल करती है जैसे कि एक मशीन है। मशीन की तरह ही है ह्यूमन बॉडी भी। जैसे एक किसी भी मशीन में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स को मिला के मशीन जो है वो प्रॉपर वर्क करती है। अगर उन पार्ट्स में कोई भी कमी आ जाए तो मशीन वर्क करना बंद कर देती है, या ये कह सकते हैं कि मशीन वैसे वर्क नहीं करती है जैसे वो नॉर्मली करती थी। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ ह्यूमन बॉडी के साथ भी होता है। जैसा मशीन के साथ होता है बिल्कुल ऐसा ही कुछ ह्यूमन बॉडी के साथ भी होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का भी सेम केस है। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं और वो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से बने हैं और ऑर्गन टिश्यू से बने हैं और टिश्यू सेल से बने हैं। तो ये इस तरीके से जो सीरीज़ है, ये पूरी सीरीज़ के हिसाब से सारी चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ प्रॉपर वर्क करना बंद कर देती है, या मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि हमारी बॉडी का अगर एक भी ऑर्गन प्रॉपर वर्क करना बंद कर देता है, उसमें कोई भी कमी आ जाती है, तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करती है। जो नॉर्मल फंक्शनिंग उसकी चल रही थी वो वैसे वर्क नहीं करती है, उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है। ठीक है, तो यही कुछ फैक्टर हैं जो कि इलनेस कॉज करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है बाकायदा, जिसके हिसाब से अगर हमारी किडनी यूरिन फॉर्मेशन करती है, बट वो यूरिन में फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, मतलब जो वेस्ट निकलते हैं यूरिन के थ्रू वो वेस्ट पूरे तरीके से नहीं निकल पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका अनवांटेड पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है ब्रेन में। और जब ब्रेन में उनका एक्यूमुलेशन हो जाता है, बॉडी वेस्ट का एक्यूमुलेशन ब्रेन में हो जाता है, तो ऐसे केस में आ जाती है मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, दिमागी हालत ठीक नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इस चैप्टर में समझनी है कि ऐसा होता क्यों। ओके, तो उससे पहले हम लोग समझते हैं कि हेल्थ क्या चीज़ है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि हेल्थ ठीक नहीं रहती है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ के लिए आपको 3 एस्पेक्ट याद रखने हैं। हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जिसमें कि कोई भी पर्सन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट होना चाहिए। अगर कोई भी पर्सन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट है देन हम बोल सकते हैं कि उसकी हेल्थ अच्छी है। और अगर इनमें से एक भी एस्पेक्ट इधर उधर हुआ, मतलब एक भी एस्पेक्ट अगर फिट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी बैड हेल्थ है। जैसे कि फिजिकली हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि इस वाली फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर फीवर शो हो रहा है, वही फीवर आया हुआ है इसको, और या फिर कोल्ड हो गया है किसी को फीवर हो गया है या कोल्ड हुआ है, देन वो फिजिकली फिट नहीं है। या पैर में स्ट्रेन आ जाता है, जनरली रनर्स वगैरह के पैर में स्ट्रेन आ जाता है, या थोड़ा सा बोन फ्रैक्चर हो गया है, देन फिजिकली फिट नहीं है वो। ठीक है, मेंटली फिट ना होने का मतलब क्या है, ये मेंटली एस्पेक्ट क्यों ले रहे हैं। देखिए, काफ़ी बार ऐसा होता है कि पर्सन फिजिकली फिट होते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो मेंटली फिट नहीं है, उनको किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, या इमोशनली वीक होते हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसे पर्सन को भी मेंटली फिट नहीं बोला जाता, ऐसे पर्सन को भी इल बोला जाता है, मतलब बैड हेल्थ बोला जाता है ऐसे पर्सन को। ठीक है, कि इनकी भाई हेल्थ कैसी है, बैड हेल्थ है। क्यों, ये देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, फिजिकली तो ठीक है, इनको फीवर भी नहीं है, कोल्ड भी नहीं है, तो ऐसा क्या है, ऐसा है डिप्रेशन या स्ट्रेस। जो स्ट्रेस हम लेते हैं
या हम अगर किसी भी डिप्रेशन में होते हैं तो वो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं अंदर से ही मेंटली अनहेल्दी बना रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि भाई फिज़िकली ज़रूरी नहीं है, देखने में ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि किसी को कोई इल हो, मेंटली भी हो सकता है, हेल्थ मेंटली भी वीक हो सकती है। ठीक है, एक और एस्पेक्ट होता है सोशली। देखिए सोशली का सिंपल सा रीज़न है कि आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ कैसा है, आपका बिहेवियर लोगों के साथ कैसा है, ये कहलाता है सोशली। आपका लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आप सोशली फिट नहीं हो, आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ अच्छा नहीं है, मतलब आप सोशली फिट नहीं हो। तो हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है या एक ऐसी स्टेट है जिसमें आपको ये तीनों एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं। ये तीनों एस्पेक्ट अगर ठीक है तब हम उसे बोलेंगे कि भाई इस पर्सन की हेल्थ तो अच्छी है। और अगर इनमें से कोई भी एक भी स्ट्रेस, एक भी हेल्थ के एस्पेक्ट में वेरिएशन आता है, देन हम बोल देंगे कि भाई ये पर्सन जो है ये अनकंफर्टेबल जोन में है। अनकंफर्टेबल जोन का मतलब है, अनकंफर्टेबल जोन का मतलब है कि इसको इलनेस है, ठीक है, इलनेस या बैड हेल्थ है इसकी। ओके, तो ये थी बात हेल्थ की। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं कि हेल्थ और डिजीज़ में क्या डिफरेंस है। तो देखिए हेल्थ में हम सारे एस्पेक्ट ले रहे थे कि तीनों एस्पेक्ट होने चाहिए। डिजीज़ के केस में ये चीज़ नहीं है। डिजीज़ आप उस कंडीशन को बोल सकते हो, डिजीज़ कोई भी वो कंडीशन हो सकती है जिसमें डिजीज़ एक वो कंडीशन है जिसमें बॉडी को प्रिवेंट किया जाता है कि वो नॉर्मली फंक्शनिंग ना करे या नॉर्मली वर्क ना करे। जैसे कि हमें अगर कोई डिजीज़ नहीं है तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है, हमारा ध्यान है पूरा का पूरा बॉडी की तरफ, हमारे वर्क की तरफ। लेकिन जब भी किसी पर्सन को डिजीज़ हो जाती है तो वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी या हमारा जो माइंड है वो बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग करने से या नॉर्मल वर्क करने से रोकता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी पर्सन को कोल्ड है, अगर किसी पर्सन को कोल्ड है तो कोल्ड के केस में क्या होता है, कोल्ड के केस में आपने देखा होगा कि अगर हम स्टडी करने बैठते हैं तो हमारा फोकस नहीं बनता है। स्टडी करने बैठते हैं तो हमारा फोकस नहीं बनता क्योंकि ध्यान हमारा किसकी तरफ होता है, ध्यान हमारा होता है उसकी वजह से होने वाले जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं उनकी तरफ। तो बस यही है, डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसके द्वारा हमारी बॉडी को या हमारे माइंड को रोका जाता है कि वो नॉर्मल वर्क ना करे। वो जिस तरीके से नॉर्मल वर्क कर रही थी डिजीज़ ना होने से पहले वैसे वर्क नहीं करती है और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल यही सारी चीज़ें हैं और इसके लिए आप देख सकते हैं हैंस मेल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिजीज़। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मेल फंक्शनिंग भी डिजीज़ कॉज कर सकता है। मेल फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी की मेल फंक्शनिंग को डिजीज़ बोला जा सकता है। ठीक है, ये किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है डिजीज़, पैथोजन की वजह से भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेज ऑफ डिजीज़। कॉजेज समझते हैं कि डिजीज़ हो किसकी वजह होती किसकी वजह से है, कॉजेज क्या है। तो देखिए कुछ तो हैं इमीडिएट कॉजेज, कुछ हैं इमीडिएट कॉजेज और कुछ हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज। इमीडिएट कॉजेज मतलब जो एकदम से आपको देखने को मिलेंगे, जो एकदम से असर करेंगे। कुछ कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज हैं जो कि योगदान देते हैं, अपना डिजीज़ करवाने में योगदान देते हैं, उनको कॉन्ट्रीब्यूटेड कॉजेज बोला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इमीडिएट कॉजेज डिजीज़ ड्यू टू पैथोजन। अगर पैथोजन की वजह से डिजीज़ हो रही है, अगर डिजीज़ पैथोजन की वजह से हो रही है देन हम बोल सकते हैं कि ये हैं इमीडिएट कॉज। अब पैथोजन कोई भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है। ये कुछ पैथोजन्स हैं। बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, उन माइक्रोब्स की वजह से हो सकता है। माइक्रोब्स में जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई भी माइक्रोब्स में एक होती है। तो ये कुछ इमीडिएट कॉजेज़ हैं। कुछ कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज़ भी होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटेड कॉजेज़ जो कि डिजीज़ करवाने में मदद करते हैं। जैसे कि डिजीज़ इम्प्रॉपर सैनिटेशन की वजह से भी हो सकती है। इम्प्रॉपर सैनिटेशन मतलब सफाई वगैरह नहीं है कहीं, जैसे आपने देखा है कि रोड साइड कचरा अगर डला हुआ है, हमारे घर के आसपास पानी भरा हुआ है, देन ये है इम्प्रॉपर सैनिटेशन। ठीक है, आप अच्छे से काफ़ी बार देखा होगा बच्चे अच्छे से हाथ नहीं धोते हैं, बिना हैंड वॉश किए हुए खाना खा लेते हैं, ये इम्प्रॉपर सैनिटेशन में ये भी आता है। ठीक है, कोई भी सफाई नहीं है आसपास, या आप खाना खाने से पहले या कपड़े गंदे हैं, ये सारी चीज़ें इम्प्रॉपर सैनिटेशन में आती हैं।
उसके बाद बात आती है इम्प्रॉपर डाइट की। इम्प्रॉपर डाइट मतलब बैलेंस डाइट अगर नहीं है, बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी के लिए न्यूट्रिशन एक पर्टिकुलर अमाउंट में होते हैं। तो बस वही चीज़ है कि अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, अगर आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हो तो आप हमेशा हेल्दी रहोगे, ठीक है, मतलब डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हेल्दी रहोगे। लेकिन अगर डाइट प्रॉपर नहीं है तो उस केस में भी वो डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि डेफिशिएंसी, विटामिन ए की वजह से डेफिशिएंसी होती है, विटामिन बी की वजह से डेफिशिएंसी, ए की डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज़ होती है, बी की डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज़ होती है, सी की डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज़ होती है। तो ये जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं ये सब इम्प्रॉपर डाइट की वजह से ही होती हैं। ओके, देन उसके बाद है कंटेमिनेटेड वाटर या फूड कंटेमिनेटेड है या वाटर कंटेमिनेटेड है। कंटेमिनेटेड का मतलब है कि उस पर कोई जर्म्स वगैरह बैठ गए हैं, जैसे काफ़ी बार खाने पे मक्खी बैठ जाती है, तो वो क्या है, वो कंटेमिनेटेड फूड है। पानी खुला हुआ रखा है, कंटेमिनेटेड वाटर कहलाएगा, क्योंकि उसमें कोई भी जर्म्स आ सकते हैं, मक्खी वगैरह बैठ जाती हैं, तो वो सब कंटेमिनेटेड वाटर कहलाएगा। स्ट्रेसफुल लाइफ, जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर स्ट्रेस है किसी पर्सन को स्ट्रेस है तो वो भी डिजीज़ करवाने में मदद करेगा। स्ट्रेसफुल अगर लाइफ है, अगर आप स्ट्रेस रखते हो या डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस है, तो वो कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज है, क्योंकि वो डिजीज़ करवाने में मदद करेगा। स्ट्रेस की वजह से ही डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन या बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं जो कि इनकी वजह से ही होती हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ इमीडिएट कॉज और कॉन्ट्रीब्यूटेड कॉजेज़। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ की। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ को यहाँ पे क्लासीफाई करके एक चार्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा, हम बोलते हैं डिजीज़ कितनी टाइप की हैं, डिजीज़ इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, लेकिन वहीं पर किसी दूसरी बुक में या किसी दूसरी जगह पे हमें पढ़ाया जाता है डिजीज़ कितने टाइप की हैं, एक्वायर्ड हैं, कॉन्जेनिटल है। तो समझ ही नहीं आता है बच्चों के कि ये हो क्या रहा है, कभी बोलते हैं इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस है, कभी बोलते हैं कॉन्जेनिटल, एक्वायर्ड है। तो बेटा डिजीज़ के टाइप बहुत हैं, लेकिन वो बेसिस के हिसाब से हैं। किसके हिसाब से, बेसिस के हिसाब से, ओके, कि किस आधार पर हम बोल रहे हैं कि डिजीज़ के ये 2 टाइप हैं या डिजीज़ के ये 2 टाइप हैं। इसीलिए यहाँ पे इस चार्ट में मैंने बेसिस लिखा हुआ है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि डिजीज़ के कितने टाइप हैं, तो आप एक चीज़ ध्यान में रखोगे कि किस बेसिस पे पूछा जा रहा है हमसे, आधार क्या है, किस आधार पे हमें ये 2 टाइप पूछे जा रहे हैं या इस डिजीज़ के टाइप पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को बेसिस याद रखना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के बेसिस पर 2 तरीके की डिजीज़ हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। टाइम के आधार पर, समय के आधार पर कितना समय लगता है या कितने समय के लिए है डिजीज़, उस बेसिस पे एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ है। वहीं पे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बेसिस पे 3 तरीके की डिजीज़ हम लोग को पढ़नी है, होती और भी हैं बट पढ़नी हमें ये 3 ही हैं, एयर बॉर्न डिजीज़, वाटर बॉर्न डिजीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये 3 टाइप्स हम लोग को पढ़ने हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन मतलब फैलने के बेसिस पे, ट्रांसमिट कैसे होती हैं उस बेसिस पे। इन्फेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन 3rd टाइप है। पहला टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, दूसरा टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, 3rd है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन के आधार पर। अगर इन्फेक्शियस है वो डिजीज़, अगर इन्फेक्शन हो रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहा है, देन इट इज़ सेड टू बी इन्फेक्शियस डिजीज़। और अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं इन्फेक्शन कॉज कर रहा, तो उस केसेस में नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। अगर फैल रही है डिजीज़, तो इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलती नहीं है, एक से दूसरे पर्सन में नहीं जा रही है, देन नॉन इन्फेक्शियस। जैसे कि डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होती है। एक पर्सन को स्कर्वी हुई तो वो उसके अंदर क्यों हुई है, क्योंकि विटामिन सी की कमी से हुई है, उसने डाइट में विटामिन सी नहीं ली। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि बगल में जो पर्सन बैठा हुआ है उसको भी विटामिन सी की स्कर्वी हो जाएगी, विटामिन सी डेफिशिएंसी मतलब स्कर्वी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये डेफिशिएंसी डिजीज़ है, फैलती नहीं है। ओके, इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो कि फैल जाती हैं, जैसे कि एयरबॉर्न डिजीज़ भी इन्फेक्शियस डिजीज़ में ही आती हैं। अगर कोल्ड है तो कोल्ड भी काफ़ी बार फैल जाता है। तो
तो ये सारी चीज़ें इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और ये एयरबॉर्न डिजीज़ मतलब जो हवा से फैलती हैं, वाटरबॉर्न डिजीज़ जो कि पानी से फैल रही हैं, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो कि सेक्शुअली मेटिंग की वजह से फैलती हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से फैलती हैं, उनको बोला जाता है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये टाइप हैं तीनों हमने देखे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम देख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन। फोर्थ जो हमें पढ़नी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बेसिस पे, आनुवंशिकी तौर पे, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही हैं या नहीं, मतलब पेरेंट से उसके यंग वन में पहुंच रही है डिजीज़ या नहीं। अगर पेरेंट से उसके यंग वन में डिजीज़ आई है देन इट इज़ सेड टू बी एक्वायर्ड डिजीज़, तो उस डिजीज़ को बोला जाता है एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड नहीं, कॉन्जेनाइटल डिजीज़। कॉन्जेनाइटल डिजीज़ को ही इनबॉर्न डिजीज़ बोला जाता है। इनबॉर्न डिजीज़, एक्वायर्ड डिजीज़ नहीं होगा। मैंने कहा कि पेरेंट से अगर यंग वंस में, पेरेंट से कोई डिजीज़ अगर यंग वंस में आ रही है, मतलब हमें अगर कोई डिजीज़ अपने पेरेंट से मिली है तो वो डिजीज़ कॉन्जेनाइटल डिजीज़ कहलाती है, जिसको कि इनबॉर्न डिजीज़ या इनहेरिटेबल डिजीज़ भी बोला जाता है। तीनों नाम एक ही डिजीज़ के हैं। एक्वायर्ड डिजीज़ किसको बोला जाता है, ध्यान से समझना। एक्वायर्ड डिजीज़, एक मिनट, एक्वायर्ड डिजीज़ किसको बोला जाता है? एक्वायर्ड डिजीज़ का ही दूसरा नाम है एडेप्टिव डिजीज़, मतलब वो डिजीज़ जो कि पैदा होने के बाद होती हैं। ध्यान से सुनना, मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस दो तरीके की डिजीज़ हैं, कुछ कॉन्जेनाइटल हैं और कुछ कॉन्जेनाइटल डिजीज़ हैं, कुछ एक्वायर्ड डिजीज़ हैं। कॉन्जेनाइटल डिजीज़ को ही इनबॉर्न डिजीज़ बोला जाता है या इनहेरिटेबल डिजीज़ बोला जाता है, मतलब ये वो डिजीज़ेज़ होती हैं जो कि पेरेंट से उनके यंग वंस में आती हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है, ये सब होती हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज़। उसके बाद बात आती है एक्वायर्ड डिजीज़ की। किसकी? एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं, एक्वायर्ड डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो कि जन्म होने के बाद होती हैं। जन्म होने के बाद होती हैं, मतलब पेरेंट से इनहेरिटेड नहीं है, पेरेंट से नहीं आई हैं, पैदा होने के बाद जो डिजीज़ हुई हैं वो सारी डिजीज़ एक्वायर्ड या एडेप्टिव डिजीज़ कहलाती हैं। ठीक है, एक्वायर्ड या एडेप्टिव डिजीज़। ओके, तो ये चार बेसिस हैं, ये चारों बेसिस आप लोगों को याद रखने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले टाइप से, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डिजीज़ आर ऑफ टू टाइप्स। डिजीज़ के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट इज़ एक्यूट डिजीज़, सेकंड इज़ क्रॉनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ समझते हैं, ये एक्यूट डिजीज़ क्या है? एक्यूट डिजीज़, द डिजीज़ विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्यूट डिजीज़, एंड द डिजीज़ विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्रॉनिक डिजीज़। देखिए, दो तरीके की डिजीज़ है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के आधार पे दो तरीके की डिजीज़, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो कि कुछ समय के लिए होती है और फिर सही हो जाती है, उन डिजीज़ को बोला जाता है एक्यूट डिजीज़। जैसे कि कोल्ड, फीवर, ये कुछ समय के लिए होती हैं। कोल्ड आज है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन में सही हो जाएगा, उसके बाद नहीं हुआ तो आप मेडिसिन लोगे देन सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज हो गया तो ज़िंदगी भर रहेगा ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कोल्ड के केस में। सेम फीवर का है, फीवर आज है, 2-3 दिन में, 4-5 दिन में सही हो जाएगा, मेडिसिन लेंगे तो मतलब सही हो जाएगा, ज़िंदगी भर के लिए नहीं है, लाइफ टाइम के लिए नहीं है। तो ऐसी डिजीज़ कहलाती है एक्यूट डिजीज़, जो कि कुछ समय के अंदर ही ख़त्म हो जाती हैं। जो डिजीज़ कुछ समय के अंदर ही ख़त्म हो जाती हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए ही ख़त्म हो जाती हैं, उनका बोला जाता है एक्यूट। एक्यूट का मतलब ही होता है छोटा, तो शॉर्ट पीरियड के लिए जो डिजीज़ होती हैं उनको बोला जाता है एक्यूट। ठीक है, अच्छा, एक टर्म और है डिजीज़। ये डिजीज़ टर्म का मतलब समझना, एक टर्म है डिजीज़, यहाँ पे समझा देती हूँ मैं। डिजीज़, ये जो डिजीज़ टर्म है ना, ये दो टर्म से मिलके बना है, एक तो डिस और एक ईज। ठीक है, डिजीज़ मतलब डिस और ईज, मतलब ये है कि डिस मतलब नॉट और ईज मतलब नॉट ईजी।
तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं, डिजीज़ का मतलब अगर देखा जाए इस टर्म से, तो नॉट ईजी, नॉट ईजी मतलब एक ऐसी कंडीशन जो कि ईजी नहीं है, तो उसको डिजीज़ बोला जाता है। जैसा कि भी मैंने बताया था कि अगर किसी भी पर्सन को डिजीज़ होती है तो उसको कुछ भी सही नहीं लगता, या ये कह सकते हो वो नॉर्मल जैसे फंक्शन करता था, नॉर्मल वर्क करता था, वैसे वर्क नहीं करेगा। जितनी एफिशिएंसी इसकी पहले थी उतनी एफिशिएंसी बाद में हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। और वो नॉर्मल वर्क कर रहा होता है, वैसा नॉर्मल वर्क नहीं कर पाता है, तो इसी को बोला जाता है नॉट ईजी या नॉट प्रॉपर बोल सकते हैं। सो एक्यूट डिजीज़ समझ ही गए आप लोग कि वो डिजीज़ जो कि कुछ थोड़े समय के लिए होती हैं और फिर सही हो जाती हैं, जैसे कि हमने देखा कॉमन कोल्ड, माइल्ड फीवर एक्सेट्रा। ओके, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्पल आप याद रखें और इनमें डिफरेंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग को डिफरेंस पता होने चाहिए। नेक्स्ट, क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जिनको सही होने में बहुत समय लगता है और काफ़ी बार सही हो भी नहीं पाती हैं, ठीक है। डिजीज़ विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो डिज़ीज़ जो कि लंबे समय तक रहती हैं, वो डिज़ीज़ जो कि लंबे समय तक रहती हैं, उन डिज़ीज़ को बोला जाता है क्रॉनिक डिजीज़। इनमें से कुछ डिज़ीज़ ऐसी भी हैं जो कि सही होती भी नहीं है, ओके। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी बोला जाता है, एड्स जो कि HIV की वजह से होती है, और डायबिटीज़। जैसे कि आप लोगों को पता है डायबिटीज़ का, एड्स का काफ़ी बार सही नहीं होती है, डायबिटीज़ भी सही नहीं होती है, एक इनहेरिटेबल डिजीज़ है वैसे भी डायबिटीज़ हुआ, एज़मा हुआ, ये इनहेरिटेबल डिजीज़ में आता है। तो और ये है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एड्स, ओके। तो मतलब कहने का मतलब सिंपल ये है कि क्रॉनिक डिजीज़ वो डिजीज़ हैं जो कि बहुत लंबे समय तक रहती हैं, ठीक है। डिजीज़ विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड क्रॉनिक डिजीज़। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, डायबिटीज़ एक्सेट्रा, ओके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। जितने भी चीज़ें लिखी हुई हैं सारे नोट्स आप कॉपी कीजिए। नोट्स कॉपी करने के साथ साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे, तो इतना टॉपिक आप लोग लर्न कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।